नीति में नई लकीर खींच रहा है। आज वो शख्स हमारे साथ है जिसने हाल ही में यूपी में इतिहास रचा, हरियाणा में अपनी ताकत बढ़ाता हुआ वो नजर आया और अब दिल्ली में दमखम दिखाने की तैयारी में दिख रहा है। दलित मुद्दों से आगे बढ़ते हुए आज अल्पसंख्यक, युवा, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाता हुआ सड़क से संसद तक उनकी आवाज उठा रहा है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी प्रमुख, नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंथन में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो चंद्रशेखर जी, नेताओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि नेता की सियासत जारी रहती है अगर वो चर्चा, पर्चा, खर्चा चलता रहे। चर्चा में तो आप बने रहते हैं। हालिया बयान, आदत अब चर्चाओं में रहने की हो गई है। महाकुंभ में वो जा रहे हैं जो पाप जिसने किए हों। मैं मीडिया का चरित्र तो नहीं बदल सकता हूँ, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। मेरे द्वारा कही गई कोई बात इलीगल हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो। और मीडिया मेरी बात को क्या कह के दिखाती है, और मुझे तो हंसी आती है कि जब किससे पूछती है कि उन्होंने ये बयान दिया, तो सामने वाला बोलने वाला भी नहीं सोचता कि वो बयान ही सुन लूं मैं। तो मीडिया की बातों में आके लोग गुमराह होकर पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? तो बयान तो आपके ही है ना, आप ही तो कह रहे हैं भाई जो जिसने पाप किए हैं वो महाकुंभ में पाप धोने जाता है। अगर आप इसको स्टडी करोगे या कोई भी स्टडी कर ले तो कुंभ की मान्यता यही है कि वहां इस तिथियों में अमृत वर्षा होती है, और अमृत वर्षा होती तो इसकी मान्यता यह है कि वहां जाके आपके पाप धुलते हैं। मैंने क्या गलत कहा? एक काम करते हैं, और मेरी बात को तो शंकराचार्य जी ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया चंद्रशेखर ने। और अगर मेरा बयान गलत है तो मुझे सही बयान बता दो किसका है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वहां नहीं पाप धुल रहे हैं तो ये बात एक बार मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर दें कि वहां पाप नहीं धुल रहे हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगी। आपकी संख्या देखना अगर लाख, करोड़ों से लाखों में ना आ जाए। भाई लोगों के अंदर यही तो आपने बात डाली, यही तो जो है आस्था की बात जो उनके अंदर मजबूत की है कि वहां जाओगे तो आपके दुख, तकलीफ, पाप धुल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैंने क्या गलत कहा? लेकिन लगता है ना कुछ नेताओं को ये बात पच नहीं रही, या तो ये असलियत उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब तो सभी धर्मों को मानते थे, संविधान विरोधी आपको ठहराने लग गए इस बयान के बाद। अब उनके कहे से थोड़ा ही हो जाऊंगा। मैं भी तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और ये सम्मान कर दिया तो मैंने कहा। देखो, एक कहावत कबीर ने कहा है, उनका दुआ है, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले, होए माथा कूट। जिनको कुछ पता नहीं है उनसे मैं क्या बहस करूं? जिनको ये भी नहीं पता कि इस कुंभ में कितने शाही स्नान है, उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं? उनके बारे में क्या सोचूं? जिनको ये भी नहीं पता कि कुंभ कितने साल बाद होता है, उनके बारे में क्या बयान दूं? मैंने तो सभी धार्मिक शास्त्र लगभग पढ़े हैं। उनको पढ़ना चाहिए शिव पुराण, उनको पढ़ना चाहिए भविष्य पुराण, जिसमें इस बात का वर्णन है जब शिव पार्वती से बात करते हैं कि गंगा में जाने से, गंगा में स्नान करने पाप धुलते नहीं धुलते हैं। तो जो पढ़ते नहीं, मैं उनका क्या करूं? मैं तो वही जो मान्यता है, मैंने जो धर्म गुरुओं से सुना, शंकराचार्यों से सुना। मैं हरिद्वार के पास रहता हूं, हरिद्वार लोकल के लोग तो नहीं जाते, लेकिन पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं वहां। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने तो अपनी बात कही, और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं जो मैंने पढ़ा है वही कह रहा हूँ, जो धर्मशास्त्र में पढ़ा, और वेदों में इसका वर्णन है। तो मैंने क्या गलत कहा? अब किसी को परेशानी होती तो होती रहे, और मैं उसकी जिम्मेदारी तो नहीं लेता, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल एक पढ़ा लिखा नेता, जबकि संविधान के आर्टिकल 51 में, जहां हम जिनको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करना है, अंधविश्वास, पाखंडवाद को छोड़ना है। फिर भी मैं कहा, मैं तो सच बात कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने ये नियम बनाए हैं, आपने अगर ये उदाहरण दिए हैं, तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ। तो आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आज मेरा बयान चला देना। जो ये कहता हो कि वहां पाप नहीं धुलते, फिर मैं उसके बयान पे जवाब दूंगा। और मैं तो चाहता हूँ शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर देंगे, पाप नहीं धुलते, तो फिर देखूंगा कि जनता वहां काम छोड़ के जाएगी नहीं जाएगी। चलिए, ये मान्यता है, तभी लोग जा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर चर्चा में रहने के लिए एक और बयान आपको पॉपुलर हो जाएगा। चलिए, अच्छा चंद्रशेखर जी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा नेता, कहाँ आप तो अमेरिका जा रहे थे अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, ये कहाँ दलित सियासत, दलित हित की बात, ये सियासी सफर कैसे शुरू हो गया? नहीं, मैं तो महिलाओं की बात भी करता हूँ। कौन कह रहा है कि मैं सिर्फ दलितों की बात करता हूँ? मैं सिर्फ दलित सियासत नहीं करता। असल दिक्कत यह है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है
तो आप ही की समस्या का तो समाधान करूंगा ना। जिसको समस्या नहीं उसकी समस्या के समाधान के लिए कहाँ घूमूंगा। तो जिसको समस्या है, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, पहलवान बेटियां बैठी थी, मैं अकेला था जो उनके लिए दिन रात धरने पे बैठा था। किसानों के लिए 13 महीने रहा, मुस्लिम भाइयों के लिए अब जेल गया, मैं अकेला आदमी था। तो ये सिर्फ दलित का टैग लगाना, मैं क्या कह सकता हूँ, इसको नहीं बदल पाऊंगा शायद इस जन्म में। और ये भी हिंदू धर्म की मान्यता ही है कि जो जिस जाति में पैदा होगा वहीं मरेगा, बदल ही नहीं सकता जाति। अब मैं कितना भी पढ़ लूं, मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता हूं। मैं कितना भी पढ़ लूं, पीएचडी कर लूं, एमफिल कर लूं, बीटेक कर लूं, एमटेक कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं अपनी जाति नहीं बदल सकता हूं इस देश में। ये भी शंकराचार्य ने स्पष्ट किया, क्योंकि एक बाबा जी घूम रहे थे कि भाई सारे हिंदू एक हैं, पता नहीं कुछ ऐसा नारा लगा रहे थे बागेश्वर वाले। उन्होंने एक यात्रा भी निकाली, तो उस पर शंकराचार्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा वो जाति बंधन तोड़ दो और सारे हिंदू एकजुट रहो, इस तरह का बयान दिया उन्होंने। तो शंकराचार्य ने डांटा उनको कि अगर जाति बंधन तोड़ दिया तो हिंदू धर्म ही खतरे में पड़ जाएगा। जाति तो सच्चाई है सनातन की, ऊंच नीच की भावना सच्चाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनातन कह रहा है। पढ़ लो, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और कोई पैदा होते ही छोटा, कोई पैदा होते ही बड़ा, ये मैं नहीं कह रहा ना, मैंने बनाई है। तो मैं तो एक वकील हूं। तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, यानी पिच सबकी एक है, बस लड़ाई अलग अलग चल रही है। देखो, मैं फिर आपसे कहूंगा, ये बात देश को समझ आ जानी चाहिए, और मैं युवाओं से कहूंगा कि वो समझें। जब आप अपने नेता से 24 घंटे की ड्यूटी कराओगे तो वो यहीं से सब कुछ लेगा। 8 घंटे की नेतागिरी कराओ उससे कि 8 घंटे वो आपके लिए ड्यूटी की तरह काम करे, क्योंकि आप उसको तनख्वाह देते हो। उसके बाद वो अपना जीवन जिए, कोई रोजगार करे, कोई बिजनेस करे, कुछ भी करे। जब वो अपना समय वहां देगा तब जाके वो देश के लिए काम कर पाएगा। जब वो इतने रिसोर्स और ये सब चीजें आप उससे यहीं से निकालेगा तो फिर भ्रष्टाचार रहेगा ही। तो कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, शायद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजनीति देश के हित के लिए होनी चाहिए। राजनीति, हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जिन्होंने कहा कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। और देखो, सब कल मैंने जब वो कुंभ में आग लगी, आपको पता है लगी नहीं लगी, ये मत कह देना कि ये भी चंद्रशेखर का बयान है। वो आग लगी और मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं किसी कोई हताहत ना हो। और मैं तो ये भी मानता हूं कि वहां इतना जो है आशीर्वाद है कि इतनी आग से नुकसान नहीं हुआ। अब थोड़ा सा कम है, इस वजह से आग लग गई, लेकिन इतनी बड़ी आग लग के कोई किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मैं इसलिए मानता हूं कि वो अच्छी जगह है। और मैंने तो कुंभ को, उसी स्थान को कोरोना काल में भी देखा, ऐसे लाशें तैर रही थी। इसलिए मैंने प्रार्थना की प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री, जब जाओगे तो उन परिवारों को भी याद कर लेना, जिन परिवारों को, क्योंकि ये भी सनातन का की व्यवस्था है कि हमारे यहाँ अग्नि दी जाती है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुंभ के बयान को लेकर अब आप थोड़ा ऑफेंसिव नजर आ रहे हैं, उसी को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा? मैंने उस दिन कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ और आज भी अपने बयान पे कायम हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप मुझे बताओ, अगर आपने सनातन को पढ़ा हो तो बताओ, सनातन में जो अंतिम यात्रा होती है, जो देह का अंतिम कार्य होता है, वो अग्नि से होता है या दबाने से होता है? बताओ, है आपको जानकारी? तो अग्नि दी जाती है, और अग्नि के साथ ही माना जाता है कि अब ये शरीर जो है पूर्ण हो गया। हाँ। तो जितने लोगों को कोरोना काल में अग्नि नहीं मिली थी, उनके परिवार से माफी मांगोगे नहीं मांगोगे? आपकी बेकार व्यवस्था में जो लापरवाही थी आपकी, जो आपने मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, तो आपको माफी मांगनी चाहिए उन परिवारों से। मैंने क्या गलत कहा इसमें? अच्छा, तो व्यवस्था जो कोरोना के वक्त जो जिस तरह की रही, उसके लिए आप कह रहे हैं कि भाई वो पाप है, आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे ना? ये आप... मैं क्यों टारगेट करूंगा? मैं अपने अधिकार कर्तव्य जानता हूं, मैं टारगेट की राजनीति करता ही नहीं हूँ। ये तो मीडिया के लोग हैं, मेरे बयान को पता नहीं कैसे कैसे चलाते रहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे मीडिया में तो आप खूब उभरता हुआ चेहरा है। टाइम्स मैगजीन ने आपको 2021 में ही 100 जो लिस्ट जारी की थी, अपनी वार्षिक लिस्ट जारी की थी, उसमें आपका नाम शामिल किया था। इतनी उपलब्धियां इतने कम समय में। देखो, मैं आपको स्पष्ट करूं, वो मेरे लिए एक चैलेंज था और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और 2024 में उस चैलेंज को मैंने फुलफिल भी करके दिखाया कि जो भी चैलेंज आएगा मेरे सामने उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। तब ये था कि चंद्रशेखर आजाद क्या बिना अन्य पार्टी के सपोर्ट के आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते हैं, लोकसभा आ सकते हैं? मैंने उसको साबित करके दिखाया। और पार्लियामेंट में भी मुझसे ज्यादा नहीं बोलता कोई। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, पुलिस के लिए, होमगार्डों के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, मैं सबके लिए बोलता हूँ।
नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए बोलता हूं। भर्तियों पे, आरक्षण घोटालों पे, सरकार के फेलियर पे मैं आपको एक बात बताता हूं। आप कल एक न्यूज चैनल ने स्टोरी की थी, मैंने वो स्टोरी पोस्ट की थी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वहां के स्कूलों की हालत बड़ी खराब है, और कब किस स्कूल में कितना बड़ा हादसा हो जाए नहीं पता। सरकार आंख बंद करके बैठी है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था, स्कूल देखने का, डर गया मैं देख के। छोटे बच्चे, उनको नहीं पता उसकी छत कब गिर जाए, वहां पानी भरा हुआ है, सरकार नहीं दे रही इस तरफ ध्यान। कल इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि अगर धार्मिक स्थलों से ध्यान हट जाए तो शिक्षा के मंदिरों पर भी ध्यान दे लेना। यहीं से पढ़ लिख के बच्चा जो है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, आपके ऐसा पत्रकार बनेगा। और नहीं पढ़ेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। फिर वही खेतों मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, मैला उठाएगा, तमाम तरह की परेशानियां झेलेगा, तो इससे उसके परिवार की तरक्की नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिक्षा पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। हर जिले में कम से कम 1000 स्कूल अगर होंगे तो 1000 में से 800 स्कूलों की हालत खराब होगी। और जबकि प्राइम मिनिस्टर ने भी PM श्री योजना चलाई और मुख्यमंत्री ने भी कार्यकल्प योजना चलाई, लेकिन दोनों का लाभ नहीं मिल रहा है। अब इसमें नहीं देते मुख्यमंत्री ध्यान। आवाज तो सिर्फ दलितों, वंचितों के खिलाफ सिर्फ आप ही की पार्टी नहीं उठा रही, अब तो तमाम राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, समाजवादी पार्टी है, अब दलित वोट उनकी तरफ भी शिफ्ट होता नजर आया। और आपके ऊपर तो टैग ही है, मायावती का वोट आप खींचते हैं। पैदाइशी जाति के आधार पर मेरे माथे पे लिखा हुआ है, इसको तो नहीं बदल सकता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे ऊपर टैग रहेगा ही। मैं कितनी भी काबिलियत अर्जित कर लूं, कोई भी लड़ाई लड़ लूं, लेकिन मीडिया को जो कहना है वो तो कहेगी, उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूं। रही बात जो पार्टियां लड़ रही है, और वो पार्टियों को बहुत देर से समझ आया कि इनकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, और जो हमारे बुनियादी मुद्दे शायद आज भी उनकी लिस्ट में ना हो। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान तो बहुत लोग करते हैं, और सम्मान करने का दिखावा भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके विचारधारा पर चलने की हिम्मत बहुत सारे लोगों में नहीं है। इसलिए हम जैसे लोगों की जरूरत है। कौन नहीं चल पा रहा? कोई भी नहीं चल रहा है, आजाद समाज पार्टी के अलावा। आप एक पार्टी का नाम बता दो, मैं बता दूं। संविधान के नाम पर तो कांग्रेस का अच्छा खासा लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा। हाँ, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये बाबा साहब की बात करके अपना फायदा तो बहुत लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इन वर्गों का फायदा जो बाबा साहब जिनके लिए सपना देखते थे, उनका नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आप पर भी तो एक टैग चस्पा हो गया ना कि आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ मायावती का वोट बैंक अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, ये टैग आप पर चस्पा हो गया है जो हट ही नहीं रहा है। नहीं, अभी हालिया यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, ठीक है, उसमें भी यही हुआ नतीजा। ये मेरी काबिलियत है या नहीं? आपकी काबिलियत है, लेकिन वो जो टैग जिसमें मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं इसको फिर, ये भी एक चैलेंज था। ये कहते थे कि उपचुनाव में तो चंद्रशेखर आजाद वोट ले सकते हैं, लेकिन जब मायावती जी नहीं लड़ रही होंगी, लेकिन जब मायावती जी का भी प्रत्याशी होगा तब आप देखना, वो भी मैंने हटा दिया। इसका उदाहरण आप मीरापुर में देख लो, उनको 3000 वोट मिले, मुझे 23000 वोट मिले। इसका उदाहरण आप कुंदरकी में देख लो, और बहुत सारी जगह उनके बराबर वोट मिले। ये तब मिले जब उस तरह के सक्षम प्रत्याशी नहीं थे, वर्करों को लड़ाना पड़ा। तो यानी कि समाज तो स्वीकार कर बैठा कि उनको चंद्रशेखर की मदद करनी है, उसको चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करना है। और कोई ऐसा विषय नहीं देश का जो मेरे पास आता जिसको ना उठाता हूं। तो मायावती जी, उनसे कहाँ गलती हो रही है कि उनका वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका उदय हो रहा है और उनका पतन हो रहा है? मैं कह रहा हूँ ये मंथन आज मायावती जी पे तो नहीं है भाई। मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताओ। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो काम नहीं करेगा वो पीछे हट जाएगी। ये तो प्रकृति, नेचर का फॉर्मूला है। जो जितनी मेहनत करेगा कुदरत उसको उतना ही देगी। और हम इसलिए इस काम को कर रहे हैं, आपको सही नहीं पता, मैं अकेला भारतीय राजनीति में इस समय ऐसा व्यक्ति हूं जिसने गोली खाई है, जिसके ऊपर, जिसकी जान पे जो है जिसकी जान छीनने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अधूरा छोड़ा, जो मान्यवर काशीराम साहब ने अधूरा छोड़ा, और जो बहन जी से भी अधूरा छूट गया, उसको हम पूरा करें। तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? अब वो जब वोट वो देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ रहा है, ये हमारे लिए जान हथेली पे रख रहा है, ये हमारे लिए 24 घंटे खड़ा है, छुट्टी भी नहीं ले रहा है, इस आदमी की हमें मदद करनी चाहिए। तो ये समाज का आशीर्वाद, इसको, इस पे तो किसी को बुरा लगना चाहिए, इस पे नहीं लगना चाहिए किसी को बुरा। और मुझे उम्मीद है ये आशीर्वाद और बढ़ेगा, आने वाले कल में आशीर्वाद बढ़ के और 4 गुना होगा। और आजाद समाज पार्टी विकल्प के रूप में
किसी को नुकसान पहुंचाएंगे विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में और बिहार और अन्य जगह पे आप दिखाई देंगी आपको, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। तो फिर लेकिन सिचुएशन या जो तस्वीर है वो क्यों ऐसी उभरती नजर आ रही है? या तो कोई राष्ट्रीय फलक का नेता या कोई पार्टी वो आपका साथ लेना नहीं चाहती, या आप उन्हें भाव नहीं देना चाहते? देखो ऐसा है, ये तो देखने वालों की आंखों पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाहता है। नहीं, इसमें- मायावती के इसमें पास मेरा आप आपका दोष नहीं गए, है। अखिलेश यादव के पास आप गए, नहीं बन पा रही ना बात। दोस्ताना मैं- संबंध सबसे। देखिए मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं और पॉलिटिकल लाइंस अभी देखिए जिनका इंडिया अलायंस बना हुआ था उनका टूट गया। सबको आगे बढ़ना है, बहुत सब लोग चाहते हैं कि कुर्सी पे बैठने का अवसर उनको मिले, तो मैंने तो सबकी मदद की, लोकसभा चुनाव में भी की, अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, जिसने मुझसे मदद मांगी, और आप नाम पूछोगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, नहीं बताना चाहता, ठीक है, जिसने मुझसे मदद मांगी मैंने उसकी मदद की। और मैं फिर कह रहा हूं हमारी राजनीति इन वर्गों के भले की है, लेकिन हम जब देखते हैं बहुत सारी पार्टियां जिनकी सरकारें बनी हुई उन्होंने नहीं किया अच्छा काम, तो जिनको अजमा लिया उनको क्या अजमाना, अब उनको छोड़ के आगे बढ़ते, इसलिए अपने दल को मजबूत कर रहे हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। यहाँ तो कांग्रेस, लेफ्ट और जो है अकाली दल, मुस्लिम लीग, बहुत सारी पार्टियां थी, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? फिर बाबा साहब की पार्टी रहते काशीराम जी ने पार्टी क्यों बनाई? हम तो वो कर रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया। वो कहते हैं जिसका दल होगा उसमें बल होगा, जिसमें बल होगा उसकी समस्याओं का हल होगा। तो अपनी समस्याओं को, अपने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, गरीबों की समस्याओं को हल करने के लिए, महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अच्छी सरकार, एक अच्छी सोच की, नीयत की सरकार की जरूरत है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों पे काम करे। उसी का काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसको मैं समझता हूँ ये सबके लिए अच्छा है। चलिए थोड़ा सवाल जवाब का आप नहीं सिलसिला चाहते शुरू देश करते आगे हैं। बढ़े और देश का हर व्यक्ति आगे बढ़े? अरे बिल्कुल, हम क्यों नहीं चाहेंगे, इसीलिए आज आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं। सुकेश जी। चंद्रशेखर जी, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पे कि एक दिन वो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो आरक्षण विरोधी हैं। क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण पे खतरा है, जबकि नरेंद्र मोदी से लेकर अब तो मोहन भागवत भी ये क्लैरिफाई कर चुके कि आरक्षण खत्म नहीं होगा? आपको लगता है या सिर्फ ये पॉलिटिकल गिमिक है, एक स्लोगन है? देखो सुकेश जी, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी भी पार्टी का एजेंडा, उसका मैनिफेस्टो, उसकी विचारधारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अगर पावर में आएगा तो क्या करेगा। जैसे अगर इवन आप मेरी तरफ देखोगे, अगर चंद्रशेखर पावर में होगा तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि विचारधारा का खेल है। तो आरएसएस, बीजेपी की जो विचारधारा है, संघ की जो विचारधारा है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमेशा से, चाहे वो संविधान रहा हो, चाहे वो तिरंगा रहा हो, और चाहे वो आरक्षण रहा हो, या कमजोर वर्गों की तरक्की रही, या महिलाओं का सम्मान रहा हो, वो हमेशा इसके विरोधी रहे। इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। और इसके लिए मैं फिर कहता हूं, 2 अप्रैल 2018 के को याद करोगे तो एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी को ये समझ में आया कि सीधे रवैये से नहीं कर सकते, तो अब लेटरल एंट्री हो रही है, अब निजीकरण हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, जब सारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा सरकारी, तो सरकारी नौकरी रहेगी, तो आरक्षण के झुंझुने का क्या करेंगे? अब तो SC ST के बैकलॉग से ज्यादा, OBC के बैकलॉग ज्यादा, EWS का बैकलॉग आ रहा है, वो कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। अब तो पिछले दरवाजे से सबको जोड़, अब तो नई नियुक्तियां नहीं आ रही है, संविदा, ठेकेदारी, और उनको परमानेंट कर ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आरक्षण ये तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं। दो राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी, आप किससे मानते हो कि अंबेडकर की विचारधारा को वो ज्यादा मानते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, आजाद समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं मानता है। उनका फोटो सब लोग लगाते हैं, उनका फोटो सब लोग लगाते हैं, उनके सिद्धांतों की बात मुंह से, मंच से बहुत करते हैं, लेकिन जब आप पार्टी अपनी उसमें होते हो सरकार में, तब लागू कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने एलिनेशन ऑफ कास्ट लिखी, इस बात को तो आप, इस बात से तो एग्री हो? तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी रहा हो जाति का विनाश, तो आप मुझे बता दो। जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि जाति विहीन समाज बने, तो कांग्रेस किसी लीडर ने उसकी पहल की, तो आप मुझे बता दो। और भाजपा के लोग तो कर ही नहीं सकते। अगर आरएसएस भाजपा के लोग, जैसे एक विषय आया था, तो मुझसे मीडिया में किसने पूछा, मैंने कहा कि मैं जिससे उम्मीद ही नहीं करता कि वो बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान करेगा, मैं इस पर क्या बुरा मानूं। चलिए कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी के बारे में क्या राय है आपकी? आप महापुरुषों के नाम पे जितने जिले बने थे सबका नाम बदल दिया, और सहारनपुर में तो झगड़ा करा दिया एक, कि मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो बना था, जो एक मेडिकल कॉलेज बना, उसका नाम बदल दिया। एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनके नाम पे रख दिया कि एक झगड़ा हो जाए।
और बहुत सब कुछ है जो नहीं कहना चाहता, वरना फिर बाद में ये चर्चा होगी कि आज चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पे हमला कर दिया। आपके तो अच्छे संबंध थे। डिमोशन आप देखो, जो डिमोशन हुआ है सुकेश भाई, 2012 में जो डिमोशन हुए सरकारी कर्मचारियों के, वो अखिलेश साहब की मेहरबानी से हुए, इन्होंने किए। एक सीईओ को एसआई बना दिया, एक एक्शन को जेई बना दिया, ये सब अखिलेश जी के समय काल में हुआ। और जितने खून के आंसू कर्मचारियों ने इनके सरकार में रोए, कभी नहीं रोए, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने इनको गले लगाया कि चलो भाई इनसे गलती से हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गुंजाइश है, मुझे नहीं लगता है। मायावती कहती थी एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, आप भी यही कहते हो। काशीराम साहब कहते थे। हाँ, काशीराम साहब के कहने के बाद बहन जी ने कहना शुरू किया, और मैं फिर कह रहा हूं, अब हम उनसे नहीं लड़ रहे, अब हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं कि हमें पावर चाहिए, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, जैसे मुझे अगर यहाँ कुछ चेंज करना है तो जब तक मेरे पास यहाँ पावर नहीं, मैं कैसे कर दूंगा। जैसे एजुकेशन, मैंने कहा पार्लियामेंट में कि एजुकेशन सभी के लिए मुफ्त होनी चाहिए, और एजुकेशन जो सरकारी नौकरी कर रहा है, भाई जो लोग हाई स्कूल इंटर तक, ग्रेजुएशन तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हमें एमबीबीएस सरकारी स्कूल से करनी है, आईआईटी जाना है। मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं कि जब तक सरकारी कर्मचारी से लेके और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं का, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो, और आम किसान का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक कोई बहुत बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि वहां से गरीबों का बच्चा मुकाबला नहीं कर सकता है। 5,000 रुपए फीस देने की हिम्मत हर परिवार में नहीं है एक बच्चे की। और ऐसे ही अगर आप मेडिकल क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं तो आपको यहां भी करना पड़ेगा कि सारे नेताओं का इलाज, अब एम्स में सबसे अच्छा इलाज है या नहीं है आप बताओ। तो एम्स में अच्छा इलाज इसलिए क्योंकि नेताओं का इलाज वहां होता है, नेताओं की एंट्री में। आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाऊंगा, मेरी एंट्री हो जाएगी, लेकिन क्या आम आदमी घुस सकता है उसमें? मैं अपने फादर को नहीं भर्ती करा पाया था, मुझे आज भी टीस इस बात की, पावर स्ट्रक्चर है वहां। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब एक ही बेड पे डीएम, एसएसपी, सीओ, विधायक, सांसद, मंत्री का परिवार या उनके परिवार का कोई व्यक्ति या वो खुद इलाज करा रहे होंगे, और वहीं गरीब किसान मजदूर का इलाज होगा, तब अस्पताल में फैसिलिटी भी मिलेगी, दवाइयां मिलेंगी, टेस्ट भी वहीं होंगे, और बिल्डिंग भी अच्छी होगी, यानी कि अच्छा इलाज, गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई मिलेगी। इसी गैर बराबरी की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, मैं अपनी आपसे क्या कहा, स्पेस देख रहे हैं आप। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि जो हम करना चाहते हैं वो करने के लिए हमें पावर चाहिए, और पावर सत्ता से आएगी। हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं उनके पास तो सत्ता रही है, उन्होंने जितना किया आप देख लो, उनके पास सत्ता रही है। 0 फीस पे एडमिशन होते बंद करा दिए, ठेकेदारी में आरक्षण था 2012 में, सब हटा दिया उन्होंने, जिनकी बात आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही है, तो कितना बदलाव किया आप देख लो इन विषयों पे। आज भी 80 महिलाओं के साथ एक दिन में रेप जैसी घटना, हत्या जैसी घटना होती है। ये सरकार को इस पर खुश होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को इस पर खुश होना चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, आप भी अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को रात को 11 बजे नहीं निकाल सकते दिल्ली, और इसमें मेट्रो सिटी में भी, यहाँ नोएडा में भी ये हालात हैं आज। इस तरह से क्राइम जो है पैर पसार चुका, और बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं होता है। हमने तो सत्ता को खड़े देखा अपराधियों के पक्ष में, चाहे हाथरस हो या कोई और घटना हो। आज मैंने अभी एक पोस्ट की, जम्मू में हुआ, कठुआ में एक नाबालिग बच्ची के साथ, शेड्यूल कास्ट की बच्ची है, और कोई नहीं आवाज उठाएगा। आप मेरी बात को यार, जो हमारे दर्द पे आवाज नहीं उठा सकते हो, क्या भला करेंगे हमारा? क्या हम नहीं जानते हैं? परभनी में मार दिया हमारे सोमनाथ सुरन, यात्रा कर रहे हैं हमारे लोग, 6,000 लोग, महिलाएं उनमें, मंत्रालय जा रहे हैं परभनी से, और सतनामी समाज के 250 बच्चे बंद हैं छत्तीसगढ़ में, और किसको तकलीफ हुई? आप मत कहलवाओ मुझसे, मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में। और मैं फिर कह रहा हूं, मीठा बोलने से आदमी मीठा नहीं हो जाता। अपने फायदे के लिए तो बहुत लोग मीठा बोलते हैं, अपने फायदे के लिए तो चुनाव में जाके हमारी बस्ती में बहुत लोग घूमते हैं, हमारे बराबर बैठते हैं, अपने घर से खाना लाते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाते हैं, अपने घर से पानी लाते हैं, अपने गिलास में बैठ के हमारे बीच में पीते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? और चुनाव में वोट के लिए पैर छूते हैं, कई दादी बताते, कई चाची, कई बहन बताते हैं, और फिर चुनाव के बाद ढूंढे नहीं मिलते। नेताओं के दरवाजे 75 साल से बंद है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने दल बनाया, बाबा साहब ने दल बनाया, और आज आजाद समाज पार्टी के रूप में हम लोगों ने दल बनाया, गरीबों ने, कि हमें लड़ाई लड़नी है। तो हम गलत नहीं कर रहे हैं।
अपनी लड़ाई लड़ना, अपने लोगों की तरक्की सुनिश्चित करना, अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, पढ़े लिखे होने का, समाज को फायदा देना, इसमें क्या बुराई है? और जब हम काम करेंगे तो आरोप भी लगेंगे। जैसे आपने कहा कि आप उनको साथ नहीं लेते या उनका साथ नहीं देते, अब मैं चिट्ठी भेज के किसके पास जाऊं? मैंने तो दिल्ली के चुनाव में भी एक पार्टी को कहा कि आओ मिलकर लड़ लेते हैं, अब उन्होंने नहीं हिम्मत जुटाई, तो मैं क्या करूं? मैं तो अपना काम करता हूं, लेकिन मैं फिर इसका क्या प्रदर्शन करूं? मैं तो जब नहीं वो कोई साथ देता तो फिर हम अपने आप मैदान में जाते हैं। लेकिन 70-80 वर्षों की देश की इस राजनीति को अकेले आजाद समाज पार्टी या अकेले चंद्रशेखर आजाद कैसे बदलेगा? देश की राष्ट्रीय पार्टियां अब वो भी इस हालत में है, मैं हाशिए कहूंगी, हाशिए पर आ गई हैं आज। मैंने तो बड़े अकेले बड़े आपकी स्ट्रेटेजी देखो, पहली बात यह है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जब आदमी, जो बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि क्या बनेगा। जब नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए थे तो कहीं से किसी ने भविष्यवाणी की थी कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 3-3 बार बनेंगे। आप नहीं कह सकते ये बात कि अकेले चंद्रशेखर, अकेला कहाँ है चंद्रशेखर? ये जो पूरे देश में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, पूरे देश में लोग हैं, ये क्या अकेला चंद्रशेखर है क्या? आप चंद्रशेखर को अकेले देखते हो क्योंकि आप देखना चाहते हो, वरना आप ये सोचो कि जहां 22,000-23,000 वोट मिले, क्या 23,000 लोग हमारे साथ नहीं है? क्या उनका परिवार हमारे साथ नहीं है? और ऐसे ही आप देखना, अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा 27 का, आपको पता लग जाएगा कि अकेला चंद्रशेखर या इतना बड़ा समूह है जो चाहता है इस गुलामी की बेड़ी को काटा जाए। 27 की तैयारी पे आऊंगी, बट यहाँ तो मिल्कीपुर में ही आपने खेल कर दिया, समाजवादी पार्टी के बागी को खड़ा कर दिया। नहीं, जिसकी इच्छा है लड़ने की, जो चाहता है, उसको बेचारे को सताया गया। आप जानो कि मैंने कल उसको फोन करके कहा कि हिम्मत करके लड़ो और किसी पार्टी को बुरा मत कहो, अपनी चीजें बताओ कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। मैंने बताया वहां की टीम को, मैंने कोई खेल नहीं किया, उनका लड़ने का मन था। पार्टी को लगा कि ये अच्छा मजबूत उम्मीदवार है, लड़ लेगा, पार्टी ने उनको टिकट दिया, उत्तर प्रदेश की टीम ने। और जब मुझे बुलाया जाएगा तो मैं भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा। लेकिन सियासत तो उन्हीं नेताओं के बीच होनी है ना। आप आजम खान से आप मिलकर आप मुलाकात कर रहे हैं, 27 की ओर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर कैसे इस राजनीति को कैसे आप बदलेंगे? तो हम अच्छा किस नए आयाम तक आप लेकर जाएंगे? अच्छा बताओ, 1 साल पहले कौन कहता था कि चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे? आपने कभी आपके स्टूडियो में भी इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि चंद्रशेखर बन जाएंगे? और कोई नहीं कहता था कि अकेले बन जाएंगे। ये संघर्ष करके हमने ये विश्वास पैदा किया ना लोगों में। ऐसे थोड़े मिले 5 लाख से ज्यादा वोट, इतने वोटों से हम जीते, इतने वोटों से प्राइम मिनिस्टर जीते। और प्राइम मिनिस्टर 4 बार पीछे रहे, 4 राउंड में। चंद्रशेखर 1 राउंड में पीछे नहीं था। और तब था जब हमारे खिलाफ एनडीए अलायंस भी पूरा और इंडिया अलायंस भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था इसको हरा दे। और बीएसपी के नेता भी जाके मुझे वहां गाली बक रहे थे, तब भी जाके नहीं आ रहा मैं उन पर, क्योंकि जनता मेरे साथ है। और अगर यही समर्थन इंडिया अलायंस को आपके रहते हुए मिलता तो और फायदा होता ना। उनको फायदा होता, क्योंकि हम तो ज्यादा लड़ ही नहीं रहे थे। हम एक सीट लड़े यहाँ, दूसरी लड़े वहां, क्योंकि मीडिया ये भी कहता है चंद्रशेखर पश्चिम के नेता है। तो लड़े नेपाल बॉर्डर पे जाके, डुमरियागंज, 80,000 से ज्यादा वोट लिए। राष्ट्रीय पार्टी 30,000 पे रुक गई। ये देखो, ये तो अभी तो देखो ना, अभी तो हम लोग मैदान में आए, संघर्ष कर रहे हैं। अभी पिछले 10 साल संघर्ष किया, वो नहीं दिखता किसी को। जेलें काटी है, दिल्ली में तिहाड़ 2-2 बार काटी है, लाठियां खाई हैं, 16-16 महीने जेल काटी, वो नहीं दिखता है। जो सामने होता है वही दिखता है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। बाबा साहब अम्बेडकर दिखते हैं कानून मंत्री के रूप में, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की नहीं दिखता है। मान्यवर काशीराम साहब दिखते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के चलते हुए एक बड़े नेता के रूप में, लेकिन उन्होंने कितने साल जमीन पर दिए हैं, भूखे प्यासे रह के समाज को आगे बढ़ाए, वो नहीं दिखता है। लोगों को जोड़ने का वो संघर्ष नहीं दिखता, अभी नहीं दिखेगा। 2027 के बाद आप ही लोग कहोगे कि हम चंद्रशेखर को हल्के में ले रहे थे, चंद्रशेखर ने बहुत बड़ा खेला कर दिया। नहीं, आपको तो हल्के में कोई ले ही नहीं रहा है। इस तमाम पार्टियों के साथ आपकी बातें चल रही हैं, सबसे संबंध अच्छे और बिगड़ रहे हैं, चल रहा है। अब यहाँ यूपी से आगे बढ़कर आप हरियाणा में चले गए, ठीक है, नतीजा 0 ही रहा हो। अब दिल्ली में भी आप कोशिश कर रहे हैं, 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार लिए हैं। जब नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते तो हम फिर और ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि अब इसमें ज्यादा मेहनत करना। ऐसा ही अब आप ना कहो, आप याद करो, मैं कहता हूं, मेरी मुख्यमंत्री के खिलाफ जमानत जब्त हुई थी उत्तर प्रदेश में, मगर मेरे अंदर हिम्मत है मुख्यमंत्री के सामने आंख से आंख मिला के लड़ने की, जिस हिम्मत को उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं जुटा सकता। मेरे अंदर हिम्मत थी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाके लड़ने की, जितनी हिम्मत बड़े बड़े जो हैं नेता नहीं जुटा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आमने सामने लड़ने के लिए, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है गोली खा के। और मेरे अंदर हिम्मत थी अकेले लड़ने की, जहां सब कह रहे थे कि भाई ये तो क्या तो एनडीए अलायंस को जाएगा वोट, इंडिया अलायंस को, तो वो भी हमने करके दिखाया। और फिर तो मैं कह रहा हूं, ये चैलेंज हमने हरियाणा से, आपकी बात नहीं बनी तो इसलिए आप इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुए। हाँ, हम तो कोशिश कर रहे थे, कल कोई हमसे ना थी ना आपकी, तो संरक्षण और साथ तो उन्हीं नेताओं का लेने की कोशिश आपने की। संरक्षण तो हम संविधान का लेके बैठे हैं,
और 7 इसलिए जरूरी है क्योंकि एनडीए जो 3 बार से सत्ता में है, वो भी 30-35 पार्टियों का अलायंस करके घूम रही है। और इंडिया अलायंस भी इतनी पार्टियों का अलायंस करके घूम रहा है। आप मुझसे क्यों कह रही हैं कि भाई मैं संरक्षण लेना चाह रहा हूं? मैं तो चाहता हूं कोई अच्छा अगर आदमी है और परेशान है तो मेरे साथ मिलकर अगर आगे बढ़ना चाहता तो क्या बुराई है? मैं तो कोशिश कर रहा हूं। तो आपकी राजनीति मेरी क्या कोशिश जीतने की है, दूसरे किसी को राजनीतिक नुकसान दलों की पहुंचाने की तरह? नहीं। हाँ, आपकी भी राजनीति क्या दूसरे राजनीतिक दलों की तरह बीजेपी विरोधी है? क्या ये मैं ये मानकर चलूं? मेरी राजनीति अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए और उनकी तरक्की के लिए, और किसी का विरोध, वैचारिक विरोध मेरा आरएसएस भाजपा से है, वो रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि वो अपना चरित्र छोड़ेंगे और मैं अपना नहीं छोड़ूंगा। वो अपने विचार पे खड़े और हम लोग अपने विचार पे खड़े, मानवता के विचार पे खड़े। सतगुरु रविदास जी महाराज के, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। हम अपने विचार पे खड़े हैं, बेगमपुरा के राज पे बिना गम का राज, और वो अपने विचार पे खड़े हैं। तो वो रहेगा। लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट कर दूं कि हमारी राजनीति जनता को मुख्य धारा में लाने की है, जो 75 साल में सरकारें नहीं कर पाई है, क्योंकि वो इच्छा शक्ति नहीं थी। मैंने कहा कि आपने 6 महीने में रेत पे शहर बना दिया। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होती तो आप इन वर्गों को भी ऊपर उठा के आज मुख्य धारा में ला सकते थे। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देश का एक इतना बड़ा तबका अगर पीछे है तो ये सरकारों का फेलियर है जिनको मौका मिला है, ये मेरा फेलियर नहीं। मुझे अवसर मिलेगा तो फिर मुझसे आप सवाल करना कि भाई ये कैसे पीछे रह गए। सुकेश, चंद्रशेखर पे एक आरोप लग रहा है और आगे और लगेगा, जैसे कि ओवैसी पे लगता है। आप आजम खान से गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आजम खान और चंद्रशेखर एक हो जाएंगे, तो किसका नुकसान होगा ये दुनिया जानती है। तो ये बी टीम वाली जो थियरी है जो दी जाती है ओवैसी साहब के लिए, क्या आप पे भी चस्पा होगी क्या? देखो, आरोप लगाना आसान है, लेकिन अगर ये थ्योरी कामयाब होगी ना तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होगी इसका आइडिया शायद आपको नहीं है। जो थ्योरी आप कह रहे हैं कि हो सकता है ये हो जाए, अगर ये थ्योरी कामयाब होगी ना, इस अलायंस के साथ कोई भी आदमी जुड़ के और विन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आपको अगर एहसास नहीं तो एहसास करके देख लेना, एक बार इस वोट का कैलकुलेशन करके देखना। जबकि हम तो पूरे हक वंचित कमजोर समाज को, महिलाओं को, सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर ये थ्योरी कामयाब होगी तो आप देखना। और जिस दिन ये थ्योरी देखो, ये नगीना में कामयाब हुई तो बड़े बड़े दलों को पटकनी दे दी हमने। ये थ्योरी नगीना में कामयाब हुई है, और यही थ्योरी अगर आगे बढ़ गई आप देखना तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और आने वाले समय में देश की तस्वीर बदल जाएगी। और मैं इस मंच से कह रहा हूं, अगर वो लोग मुझे सुन रहे हो आपके माध्यम से, तो इस थ्योरी को जल्दी बना लें। ये थ्योरी सांप्रदायिकता की राजनीति का अंत कर देगी, ये थ्योरी नफरत की राजनीति का अंत कर देगी, और कोई अंत नहीं है। यही अंत है कि एक टुकड़ों बटा समाज एकजुट हो जाए और मिलकर अपनी शक्ति बनाने के लिए लड़े, अपनी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़े। चले, कुछ चंद्रशेखर जी हमारे भी जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक युवा नेता, दलित नेता के तौर पर पूरे समाज में एक प्रखर है। सर, ये शब्द मुझे जोड़ना पड़ा है क्योंकि आपको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ये मेरी गलती नहीं है, ये हमारे टीवी समाज, हमारा मीडिया, उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया है, इसलिए मैंने ये शब्द यूज़ किया है। और मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप जाति जनगणना पर क्या सोचते हैं, और जाति जनगणना किस प्रकार से दलित समाज और भी अन्य समाजों का उद्धार करेगी, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जाति जनगणना ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पे सवाल खड़ा करना आसान है, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है। जातिगत जनगणना होगी तो ये एक क्लियर पिक्चर आएगी कि किसकी कितनी संख्या है और उसको कितने रिसोर्स आज मिल रहे हैं और जिनको नहीं मिल रहे। जैसे ये इसलिए भी जरूरी है कि मैं अभी झारखंड में था, तो मैंने झारखंड सरकार से, हमारी पार्लियामेंट कमेटी का टूर गया था, और जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा हम पे 2011 का आंकड़ा है। तो मैंने उनसे कहा कि 2011 के आंकड़े पे आप किस तरह से जो है जो योजना आप चला रहे हैं उनका जो है क्रियान्वयन आसानी से कर सकते हैं, ईमानदारी से कर सकते हैं, निष्पक्ष कर सकते हैं, जिसकी संख्या 10 साल पहले 10 थी, आज वो संख्या 15 हो गई है। तो आप 10 के आधार पे अगर उनको सुविधा दोगे तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो जातिगत जनगणना होगी तो देश के कमजोर वर्गों को बड़ा फायदा होगा, और जो योजनाएं बनेंगी उनकी संख्या के आधार पे और उनके हितों को ध्यान पर रख के बनेगी। उनकी संख्या तो हो रही है 85% और योजना का बन रही है 50% लोगों के हिसाब से, तो 35% लोग तो पहली लाइन से बाहर हो गए। तो जब आपको संख्या का पता लग जाएगा,
उनके रिसोर्स का, उनकी स्थिति का पता लग जाएगा। कितने लोगों पे बिजनेस है, कितनों पे नौकरी है, कितनों पे उद्योग है, कितने गरीब हैं, कितने हैंड टू माउथ हैं, कितने के सर पे छत नहीं है, कितनों के पे जो है सुख सुविधा नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि सरकार रिसोर्स भी उसी तरह से उन लोगों के लिए योजना बनाएगी जिससे कि उन लोगों को फायदा हो सके। तो जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है और इससे बहुत कुछ क्लियर होगा और मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार इसको कराए, इससे भागे ना। राहुल गांधी भी अक्सर यही बातें कहते नजर आते हैं, तो फ्यूचर में कांग्रेस के साथ भी आप देख सकते हैं कोशिश वहां पर भी जारी है? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, उनकी सरकार थी 2004 से 14 तक, उनके यहाँ हुए थे, वो आंकड़े नहीं जारी कर पाए। मुझसे मत कहलवाओ, मैं सभी को जानता हूं। 4 से 14 तक उनकी सरकार थी, जातिगत जनगणना उन्होंने कराई लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं कराए। और अभी भी जिन जिन स्टेटों में उनकी सरकार है, पहले वहीं से शुरुआत कर दें तो सरकार के मुंह पे एक तमाचा पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा कि कराना है। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद पहले हर पार्टी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन ऐसा लगता है सांसद बनने के बाद आपकी राजनीति में कुछ बदलाव आया है। सरकार के खिलाफ थोड़ा सा कम मुखर हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा सा ज्यादा अलाइन नजर आते हैं। आपकी राजनीति कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा करीब है? मेरी राजनीति गरीबों के सबसे ज्यादा करीब है और पार्टियों का मैंने मैनिफेस्टो पढ़े हैं। आप छोड़ दो मानक भाई, जितना सरकार के खिलाफ मैं मुखर हूं, किसी पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं इतना मुखर होकर बोल ले। डबल इंजन की सरकार पर जितना पिछले 4 दिन मैंने सवाल खड़े किए हैं, इतने सवाल 40 दिन में किसी नेता ने खड़े किए। आप चेक करके देख लो, आप कह कुछ भी सकते हो, ये आपका राइट है भाई। व्यक्ति की इतनी आजादी तो मीडिया को मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से कैसा रिश्ता है राहुल गांधी प्रियंका गांधी से? कुछ बदला है क्या या पहले जैसा ही है अभी? आप मुझे बताओ, वो कोई पहले तो आपको आई थी ना प्रियंका जी अस्पताल में मिलने के लिए, आप उनको दीदी बहन बोलते आज भी बोलता हूँ और कभी उनको मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो याद कर ले तो बता दूंगा कि भाई बहन का रिश्ता। प्रियंका जी के लिए खून दे देंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, देश की किसी भी बेटी के लिए जिसकी रक्षा सुरक्षा या जिसकी मदद मैं कर सकता हूँ, मैं उसके लिए 24 घंटे। और राहुल गांधी के लिए क्या दे देंगे? समर्थन दे देंगे? कैसा समर्थन मांगा उन्होंने तो कैसा समर्थन चाहते हैं? पार्टी में आ जाइए, मिल जाइए, ताकत जोड़ लेते हैं। हाँ। ये आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है। अगर आप इसे किसी के साथ में मिलाओगे ना तो उनका काम आगे बढ़ेगा ना हमारा काम आगे बढ़ेगा। ये प्योर आंदोलन है मान्यवर काशीराम साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, साहू जी महाराज का और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो नहीं है ना? इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। तो मिल्कीपुर में किसको सपोर्ट करेंगे? मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, जागरूक रहिए मानक साहब, जागरूक रहिए। तो आपका नहीं मुझे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुझे पता है आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। महामना रामसूप वर्मा जी के आइडियोलॉजी को, पेरे ललई यादव जी के आइडियोलॉजी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं मिल्कीपुर में। आपकी पार्टी पर आरोप ये लग रहा है कि वहां पर आप वोट काटने के लिए उतरे हैं। कौन आरोप लगा? आपको अधिकार है पूरा, आप लगा। नहीं, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां सिर्फ वोट काटने के लिए उतरे हैं, फायदा बीजेपी का हो जाएगा। समय बताएगा कौन किसके वोट काट रहा है। बीजेपी का फायदा हो जाएगा। मुझे ये बता दो, सिर्फ इतना बता दो मुझे, तो समाजवादी को अपना प्रत्याशी बैक कर लेना चाहिए अगर बीजेपी का फायदा रोकना है तो। जैसे हमने 80 में से 2 सीटों पर लड़ाए थे और हमारे वोटरों ने वोट तो दिया ही होगा ना, जो हमने संगठन बनाया। तो समाजवादी को पीछे हो जाना चाहिए। देखिए हम हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। कौन किसका फायदा नुकसान करना चाहिए आप नहीं जानते हो क्या? अब आप ये कह दो कि मैं घर बैठ जाऊं, अगर मैं घर बैठ जाता तो लोकसभा में कैसे होता? लोकसभा में नहीं होता तो मेरे लोगों की आवाज कौन उठाता? इतने इशू पे जो मैंने सवाल उठाए कौन करता? आप ये चाहते हैं कि हमें मिट्टी में दफन करके, और यहां की राजनीति ये तो चलती है ये बहुत दिनों से। हम महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और उतनी ताकत से लड़ेंगे जितनी हम में है। और जब तक ताकत रहेगी लड़ते रहेंगे अन्याय के खिलाफ। और जब अन्याय जड़ से खत्म हो जाएगा तभी चैन की सांस लेंगे। क्या नगीना सीट जीतने के बाद आप ये मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अंत निकट है और एक नई पार्टी आपकी और एक नया नेता, दलित नेता वो खड़ा हो गया है? अब यूपी की राजनीति, देश की राजनीति आप बदलने वाले हैं? कहां लिखा है ये बताओ? माथे पे लिखा है क्या कि दलित नेता खड़ा हो गया? जरा आप मुझे समझाओ। क्या आपने? मैं कहूं कि नहीं, मैं ये कहता हूं कि एक वैसे समाज का एंकर मेरे सामने बैठ के सवाल पूछ रहा है, कैसा लगेगा आपको? बताओ। आप भटका रहे हैं सवाल को। नहीं, मैं सवाल को नहीं भटका रहा हूं। बीएसपी की जगह आजाद समाज पार्टी ले रही मेरा है? झगड़ा कराना चाहते हो मानक भाई? मुझसे पूछ लो। आप चाहते हो कि मैं उनके खिलाफ कुछ बुरा कहूं, वो फिर उधर से जवाब दे। उनकी आदत है मुझे बुरा कहने की, मेरी आदत नहीं है। मैं नहीं कहता किसी को बुरा। आकाश आनंद से कैसा रिश्ता है? मेरा खराब कब था किसी से?
मेरा किसी भी मानव से रिश्ता बुरा भाई नहीं। युवा नेता हैं, देखिए कैसे बीएसपी के लिए दिल्ली में भी प्रचार कर रहे हैं, जबरदस्त। अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर मुझे दुख तब हुआ था जब बहन जी ने उनको अनमेच्योर कह के और उनके पदों से हटा दिया था। अब ये क्यों किया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और फिर 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि भाई मैच्योर हो गए 2 महीने में। कहीं आपकी बातचत तो नहीं मायावती से आपने समझा दिया हो कि भैया आकाश आनंद को ऐसे ना कहिए, तुरंत फैसला वापस ले लिया? मैं आपका बिल्कुल एहसानमंद रहूंगा, आप मेरी बातचीत एक बार करा। क्या नाराज हैं क्या आपसे? अब ये मानक भाई ज्यादा अच्छी तरह जानते, इनको अंदर की खबर ज्यादा रहती है। नहीं, थोड़ा सा आप भी खोल दीजिए ना, थोड़ा नहीं, मुझसे नाराज, देखो मुझसे मिली नहीं है तो मुझसे कैसे नाराज होंगी। देखो जब तक आप चंद्रशेखर से मिलोगे नहीं तो आप चंद्रशेखर के बारे में क्या जानते हो जो मीडिया ने बताया। जब आप चंद्रशेखर आजाद से मिलोगे तभी तो आप जानोगे कि चंद्रशेखर क्या सोचता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। आप भी दलित और वो हमारे उत्थान के लिए नेता बात हैं। करते हैं, मायावती भी दलित वो उत्थान नहीं की नहीं, बात मायावती करती जी है। सर्वजन के लिए काम करती हैं। आप यही तो बुरा है, मैं यही समझा रहा हूँ। चलिए ठीक है, सर्वजन के लिए आप दोनों पार्टियां काम कर रहे हैं, साथ होते तो ताकत और ही बढ़ती ना। मैं कह रहा हूँ ना, करा दो ना साथ, आप करा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यू 24 और एबीपी को एकजुट हो जाना चाहिए। अब इससे जो है आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये क्या बात फॉर्मूला हुआ, ये क्या फॉर्मूला बताया आपने कि 2 चैनल्स आपस में मिल जाएंगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति इस बात से बढ़ेगी जो ज्यादा काम करेगा समाज उसके साथ रहेगा। और शक्ति क्या, उनकी देखो उनका आशीर्वाद तो मुझे है, क्या बिना उनके आशीर्वाद के आगे बढ़ गया मैं? उनके आशीर्वाद से आप उन्हीं के वोट काट रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है, अब आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। आप दिल्ली के आम आदमी पार्टी को भी कहते थे कि ये किसी के वोट काट रहे हैं, 2-2 स्टेट में सरकार बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आप कहते हो नहीं कहते हो? कांग्रेस का एक वोट सेकंड काट सुनो। कर ही तो आई है तो वो आम 2 आदमी स्टेटों में पार्टी। सरकार चला के अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? आप क्यों कहना चाहते हैं कि कुछ ही पार्टियों के, कुछ ही परिवारों के हाथ में रहेगी लोकतंत्र? क्यों कहना चाहते हैं आप ऐसा? क्या विचार है केजरीवाल जी पर, क्या विचार है आपके? नहीं, दिल्ली में लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, मगर 15 के लगभग सीट है। ओके, तो मैं केजरीवाल आपको जी एक बात यहाँ मंच से बताता हूँ। दिल्ली के चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता से मैंने कहा था कि अगर आप चाहो तो मिलकर लड़ सकते हैं, विनिंग पोजीशन बने। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दिल्ली की टीम ने तय किया कि हमें लड़ना। मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा है आपका? नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। 3 ही पार्टियां हैं दिल्ली तो में, तीनों बीजेपी ही- के साथ आप बिल्कुल। जाएंगे नहीं, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो कांग्रेस को ही आपने प्रपोजल दिया होगा। चलो ये अच्छा किया, आपके मुंह से निकल गई ये बात कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप थोड़ी देर पहले आप ही कहे ना भाई, कि आप ही आप- कहते आप हैं। ही ने clear किया, आप नहीं कुछ नहीं दिन पहले। आप हमलावर रहते, आप सरकार की तरफ कम हमलावर हैं, ये बात आप ही कह रहे थे। मगर आप जानते हो कि चंद्रशेखर आजाद राजनीति छोड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर काम नहीं कर, ये बात आप जानते हो ना। उनके साथ जा सकता है ना उनकी मदद, ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि आपने मुझे संघर्ष करते देखा। दिल्ली में लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों पर लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद? दिल्ली के हाल देखो, एक बच्ची का रेप हुआ तो उनके घर गया था, छत नहीं है उनके सर पे, और वादा किया दोनों पार्टियों ने, कच्ची कॉलोनियां पक्की ले लो, रजिस्ट्री कहाँ है? वो रजिस्ट्री? शीश महल शराब आपने देखा घोटाला, होगा, मैंने नहीं देखा, मेरे पास इतना समय नहीं है। आप शराब गए थे घोटाला, देखने? शराब घोटाला। शराब बुरा है, मैंने तो उसी दिन उस पर आलोचना की। और देखो, हम तो गांव में जाके कहते हैं लोगों से शराब छोड़ो। सदगुरु रविदास जी महाराज ने, हमारे महापुरुषों ने कहा कि नशा छोड़ो, तो मैं तो जाके कहता हूं। मैं इसका कहां समर्थक हो जाऊंगा? जो गलत है वो गलत है। उन पे आरोप लगे हैं, वो लोग जेल गए हैं। मैं ये मानता हूं कुछ आरोप झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट तय कर देगी। मुझसे आपको एक बार बताऊं, मैं चैनल पे कह देता हूं, मुझसे हमारी पार्टी में एक प्रत्याशी आया और विषय ऐसा था कि मुझसे पूछा गया कि एक प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, आप परमिट करोगे? मैंने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मत लड़ाओ। अगर कहीं अरविंद केजरीवाल कुछ वोट से हार गए तो सारे जीवन मुझसे कहते रहेंगे चंद्रशेखर ने हरवा दिया। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि एक अच्छा नेता जो अपनी पार्टी को लीड कर रहा है उसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ हो। अच्छा नेता नहीं, अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, मैं बुरे नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ बुराइयां उनको नहीं छुपाया जा सकता है कि उन्होंने वादे तो बहुत किए लेकिन खरे नहीं उतर पाए। अच्छा, शीला जी में और केजरीवाल जी में बेटर कौन है? मैंने शीला जी का कार्यकाल उस तरह नहीं देखा। कमाल करते हैं आप, 15 साल उन्हें दिल्ली पर राज किया। मैं उत्तर प्रदेश कहते का हैं कि रहने बहुत वाला काम किया 15 साल में। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला अरे हूं। दिल्ली तक बढ़ना है, राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा अब आप बनना है, कहो दिल्ली तो को मैं जानना पुरानी होगा फाइलें आपको। खोल देखूं तो मैं पढ़ लूंगा, आप कह रहे हैं तो। अच्छा, अखिलेश जी से कैसा रिश्ता है चंद्रशेखर आजाद का? बिल्कुल अच्छा है। बीच में तो खराब था ना चुनाव के समय, याद है? आप खराब याद रखते हो, अच्छा याद अब नहीं ठीक है? रखते हो। अब ठीक है। अच्छा ही है। देखो, चुनाव अलायंस नहीं हुआ, ठीक है, हमने अपनी बात खत्म की, गुस्सा था कह दिया, अब वो अपने काम निकल गए, हम अपने काम निकल गए, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। उन्होंने हमें हराने में कोई कम भूमिका की क्या? 2 बार गए वो मेरे यहाँ और जाके कहा कि भाई पता नहीं मेरे ऊपर कितने आरोप लगाए।
पर आपके साथ क्यों दलित आएगा? जब पीडीए उन्होंने बनाया, 37 सीटें जीते इस बार, उन्हीं के साथ जाएगा दलित भी, पिछड़ा भी, अल्पसंख्यक भी। समय बताएगा, समय बताएगा कि कौन किसके साथ जाएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और कथनी करनी का फर्क लोग जानते हैं। पीडीए का नारा दो और माता प्रसाद पांडे जी को आप जो है प्रदेश की कमान दे दो, तो ये तो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो किसी को बुरा नहीं कहता हूं। अच्छा, योगी जी पर अपने विचार बता कर जाइए। आज मुझे याद है लास्ट आखिरी बार जब हमारी आपकी बात हुई थी, तब आपने कहा था कैसे जेल भेजा, गोली चलवाई। आज मैं आपको एक बात बताता हूं। योगी जी क्योंकि लंबे समय धर्म के काम से जुड़े रहे, वो धर्म के काम बहुत अच्छे करते हैं। आपको पता, कल तत्काल पहुंच गए थे वहां। लेकिन जिस तरह से बेटियों पे दमन होता है, जैसे जौनपुर में एक बच्ची के साथ हुआ, और आप सुनो, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए, और यहां बैठे हर एक आदमी को, बच्चियां बहुत बैठी हैं, इनको सुनना चाहिए इस घटना को। जौनपुर में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ 9 तारीख को। उसके बूढ़े माता पिता घर में रहते हैं। अक्षम है, उस तरह से नहीं लड़ पाए, पुलिस के पास गए, पुलिस ने कह दिया, क्योंकि बच्ची शेड्यूल कास्ट की थी, कि भागी होगी किसी के साथ, आ जाएगी, भागो। 2 दिन बाद अपने आप गुमशुदा में रिपोर्ट दर्ज कर दी। 17 तारीख को उसका भाई जो आंध्रा में काम करता है वो घर पहुंचा। 18 तारीख को उस बच्ची की लाश तालाब से बरामद हुई। ये है उत्तर प्रदेश का सच। हाथरस के परिवार को कहा था कि आपको देंगे मकान और आपको देंगे नौकरी, अब तक नहीं दी। ये उत्तर प्रदेश का सच। तो वो इस सारे मामले में फेलियर है। वो राजनीतिक विरोधियों को सही नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो धार्मिक एजेंडे पर सही काम कर सकते हैं, लेकिन एक कुशल प्रशासक वही होता है जो अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को भी सुने, जाति धर्म से ऊपर उठकर। इसमें वो फेल है, इसे कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। और मैंने स्कूल का उदाहरण दे दिया आपको, और हॉस्पिटलों का जाके देख लो, सड़कों का मैंने अभी अपने जिले के सारे अधिकारियों को मैं लेके गया था। इतना इतना गारा हो रहा है, और शिकायत किसने की आप जान के हैरान हो। एक छोटे बच्चे ने मुझसे कहा कि हम जब सुबह जाते हैं तैयार होके मंदिर जाने के लिए, स्कूल के, शिक्षा के मंदिर, तो हम जाते हैं घर से तैयार होके, लेकिन वहां तक जाते हैं हमारे कपड़े जूते बिल्कुल सन जाते हैं। सड़क हमारी इतनी खराब है। भैया सांसद जी आ जाओ, सुन लो एक मिनट। हाँ। सांसद जी आ जाओ, एक बार हमारी सड़क देख जाओ। आपने अफसरों की परेड करा दी थी वहां पर, सुन रहे हैं? कहीं नहीं परेड कराई मैंने, हमारे पास वीडियो आया। मैंने उनको सिर्फ दिखाया कि चलो जाके देखो, कीचड़ में चल के दिखाओ। हाँ, नहीं, मैं खुद चला भाई। हाँ, मैंने कहा कि आओ देखते हैं कि हम जिनकी बदौलत तनख्वाह ले रहे हैं, जिनकी बदौलत हम कुर्सियों पे बैठे हैं, जिनके काम की जिम्मेदारी हम पे, हम क्या उनका काम ईमानदार से कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा, और उसमें 2 महिला अधिकारी थी, और दोनों महिला अधिकारियों ने बड़े सख्ती से अपने अधिकारियों से कहा कि ये गलत है। सांसद जी जो कह रहे हैं ये गलत है और ये सड़क बननी चाहिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जितना काम एक सांसद की निधि मिलती है, उतना काम मैं ऑलरेडी करा चुका। कोई पूरा आप रिकॉर्ड चेक करा लो, 543 में सबसे ज्यादा काम कराया होगा मैंने। और जो काम नहीं करा पा रहा उसका तरीका जानता हूं, क्योंकि वकील हूं। तो अधिकारियों से कहा चल के देखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सरकार जवाब दे कि सरकार सड़कें नहीं। मुख्यमंत्री जी ने तो अखबार में निकलवाया कि आप सब लोग सांसद विधायक अपने अपने काम दे दो सड़कों के, उसके हम जल्दी करवा देंगे। कहां गए मुख्यमंत्री? अब नहीं दिख रहा है। ये परेड नहीं दिख रही आपके अधिकारियों की, ये अपने अधिकारियों का उतरा हुआ मुंह नहीं दिख रहा, वो भी आंख नहीं मिला पा रहे हैं। चलिए चंद्रशेखर जी, उम्मीद करते हैं जितनी मजबूती से, जितनी बेबाकी से आज अपनी बात रख रहे हैं, देश को भी उतनी मजबूती से आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हर सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छे से यहाँ के युवा के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देश के लिए हमेशा तैयार, और मेरा देश महान है, मुझे इस बात का गर्व है। बस गर्व इस बात का कराना कि देश का अंतिम व्यक्ति भी इस देश को की जो भूमिका है, जो बढ़ने वाली प्रक्रिया, उसमें आगे बढ़े और मुख्य धारा में जुड़े। यही प्रयास करने के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं, ना कि व्यापार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। धन्यवाद।